उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों के देशभक्ति के जज्बे और सेना के प्रति लगाव को देखते हुए सरकार ने देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में बनाने का निर्णय लिया है। भारत का है गौरव सम्मान, हरियाणा प्रदेश का जवान, इतना बदल गया हरियाणा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कल होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों की घोषणा। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को अदालत से मिली जमानत। कांडा पर के गीतिका शर्मा के यौन शोषण के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप।
निवेशकों के 20,000 करोड़ लौटाने का ठोस प्रस्ताव नहीं देने तक तिहाड़ में रहेंगे सुब्रत राय। सुप्रीम कोर्ट ने राय को अदालत में कड़ी फटकार लगाई। गरमाए माहौल में सहारा प्रमुख के चेहरे पर कालिख भी फेंकी गई। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई गठबंधन पर बातचीत। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, लालू यादव कांग्रेस को 12 सीट देने को तैयार। और गडकरी की कोशिशों पर उद्धव ठाकरे ने फेरा पानी। बीजेपी से राज ठाकरे के गठबंधन प्रस्ताव पर बोले संजय राउत, कहा एनडीए में एमएनएस और राज ठाकरे की नहीं है जरूरत। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह 10:30 बजे होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जताई जा रही है कि ये घोषणा हो जाएगी कि चुनाव की जो तारीख है वो कौन कौन सी तारीखें हैं, वो कितने चरण में होगा, किस तरह से होगा, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होंगे और इस तरीके की कई दूसरी जानकारियां भी इस दौरान मिलेंगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव की तारीखों की घोषणा कल की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मई में होने वाले लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाने की संभावना है और यह देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के तुरंत बाद से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि सरकार उसके बाद कोई भी नीतिगत घोषणा नहीं करेगी। गौरतलब है कि देश के इतिहास में यह पहला आम चुनाव होगा जब मतदाता को नोटा का अधिकार मिलेगा, जिसका मतलब है कि वोटर नोटा का बटन दबाकर यह फैसला दे सकता है कि उसे कोई भी उम्मीदवार प्रतिनिधि बनने लायक है या फिर नहीं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव के चरणों की संख्या की समीक्षा के लिए आज एक बैठक भी की, जिसके बाद खबरें आ रही है। लोकसभा चुनाव के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीख की घोषणा भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है। देश के जाने माने उद्योगपति सुब्रत राय सहारा तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। राय को तिहाड़ जेल में भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। निवेशकों के साथ देश की सर्वोच्च अदालत को भी गोल गोल घुमाने के चक्कर में सहारा प्रमुख को ये नौबत झेलनी पड़ी। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। शहर में सहारा, सिटी में सहारा, कंपनी में सहारा, राजनीति में सहारा, जगह जगह सहारा। गौरतलब है 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सेबी बनाम सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके कोर्ट न पहुंचने का नतीजा कुछ और ही हुआ। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और फिर 27 तारीख को लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ पुलिस ने आज सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जहां सहारा प्रमुख ने बिना किसी शर्त हाथ जोड़कर माफी मांग ली और प्रॉपर्टी बेचकर पैसा वापस कर देने की बात कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुब्रत राय सहारा के तर्क से नाखुश दिखा और उन्हें पुलिस कस्टडी में रहने का फरमान सुना दिया। आज सहारा प्रमुख के लिए काला दिन रहा। जब सहारा प्रमुख को कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी ग्वालियर का रहने वाला एक मनोज नाम के शख्स ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दिया और वो खुद को वकील बता रहा है। मनोज ने बताया कि सुब्रत राय चोर है, वो गरीबों का पैसा खाता है, इसलिए उसके ऊपर काली स्याही फेंकी गई। इस शख्स के लिए ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले सुब्रत राय पर स्याही फेंकने वाले मनोज शर्मा सन 2011 में सुरेश कलमाड़ी पर चप्पल फेंकने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उसने 2007 में एक एसडीएम पर जानलेवा हमला भी किया था। इस मामले में उसे 3 साल की सजा भी हुई थी। फिलहाल सवालों के घेरे में है सहारा प्रमुख। वो ये भी नहीं बता पा रहे कि इतना पैसा आखिर है किसका। अब सहारा का कौन होगा सहारा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 लाख निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत राय को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 2 घंटे तक चली वकीलों की बहस के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन कितने दिन की कस्टडी में भेजा गया है ये अभी साफ तौर पे नहीं कहा गया है। इससे पहले सुब्रत राय ने कोर्ट के सामने माफीनामा जाहिर किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया।
लेकिन जब तक सुब्रत राय सभी निवेशकों के पैसे नहीं लौटाते तब तक ये प्रोसीडिंग लगातार चलती रहेगी और रोजाना सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को जमानत दे दी है। कांडा गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में जेल में बंद थे। कोर्ट ने कांडा का पासपोर्ट जमा करवा लिया है। वो बिना कोर्ट की इजाजत के देश के बाहर नहीं जा सकते। गौरतलब है कि गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा को आरोपी बनाया गया था। गीतिका कांडा के एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी और इसी के बाद आरोप लगा था गोपाल कांडा पर कि उन्होंने आत्महत्या के लिए गीतिका को उकसाया है। पूर्वी दिल्ली में एक समारोह के दौरान बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही संदीप दीक्षित के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में आ गई है। साथ ही आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये बकवास मंडली है, ऐसी बकवास मंडली है जो अपनी ही चतुराई में फंस गई है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है उसका तो जवाब हम दे नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हताशा निराशा में आ गई है, जिस तरह से वो डिप्रेशन और डिफीट के डिप्रेशन में है, तो वो इसी तरह की बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जो नई पार्टी है ये कौन सी आप पार्टी, आम आदमी क्या है, ये जो है वो ये बकवास मंडली है। ऐसी बकवास मंडली जो कि खुद अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है और एक्सपोज हो गई। शिवसेना ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जरूरत नहीं है। शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि एनडीए में एमएनएस और राज ठाकरे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेंगे। उन्होंने साफ किया कि मराठी वोट शिवसेना के साथ है और एमएनएस के एनडीए में आने के रास्ते बंद हो चुके हैं। इस तरह शिवसेना ने अब ये खुले शब्दों में कह दिया है कि उसे एनडीए में राज का आना कतई पसंद नहीं। अब शिवसेना के इस रुख से बीजेपी की दोनों भाइयों को साथ लाने की कोशिश फिलहाल नाकाम होती नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कल राज ठाकरे से मुलाकात की, जिससे ये अटकलें तेज हो गई कि बीजेपी आगामी चुनाव के लिए एमएनएस प्रमुख को एनडीए में लाने की कोशिश कर रही है। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, जबकि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दोनों की दोस्ती पर विरोध जाहिर किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ने कहा कि बीजेपी में कम्युनिकेशन की कमी है। उन्होंने इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से फोन पर भी बातचीत की, लेकिन गडकरी ने कहा कि उनकी राज्य से बैठक को लेकर शिवसेना के लिए नाराज होने का कोई कारण नहीं। यूपीए सरकार का एक और घोटाला सामने आया कि नया घोटाला राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा है। इस घोटाले का पर्दाफाश अंग्रेजी न्यूज चैनल ने किया। चैनल के मुताबिक यूपीए सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन से लगी जमीन पर एक लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। सरकार के इस प्रस्ताव पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और राष्ट्रपति भवन ने सुरक्षा कारणों से ऐतराज जताया, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही थी। कॉम्प्लेक्स का ये प्रोजेक्ट डीएलएफ की एक सहयोगी कंपनी को दिया जाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 23 एकड़ जमीन पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी। इस जमीन का बाजार भाव 400 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बताया जाता है। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जानकारी थी। सरकार ने ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच पूरी होने तक कंपनी के साथ अपने सभी मौजूदा और भविष्य के सौदों पर रोक लगा दी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने कल इस कंपनी की तरफ से रिश्वत के तौर पर ली गई रकम को भी वसूलने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि भारत इस मामले में ब्रिटेन की सरकार से भी जानकारी मांगेगा, जहां सीरियस फ्रॉड ऑफिस अन्य मामलों में रॉल्स रॉयस के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने 2007 से 2011 के दौरान इंजन बनाने वाली ग्लोबल कंपनी रॉल्स रॉयस पर 10,000 करोड़ रुपए का सौदा हासिल करने के लिए रक्षा अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन से सियासी गलियारों में गहमागहमी तेज हो चली है। आगामी लोकसभा चुनावों के सियासी समीकरणों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अजितेश ने खास बात की जेडीयू नेता अली अनवर से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन हुआ है, जिसका असर कल रैली में देखा गया। तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच आखिर जेडीयू का क्या रुख है, हम जानते हैं अली अनवर जी से। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी एलजेपी का गठबंधन हो चुका है,
कल एक रैली में भी साथ आए पासवान जी, और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ खबर आ रही है जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन। इस बीच जेडीयू अपने आप को कहां पाती है? देखिए, जहां हम लोग हैं वही हैं। वो लोग जो हैं सट के लड़े या हट के लड़े, हम लोग उनका मुकाबला करने में सक्षम है, उनका जवाब देने में हम लोग कामयाब होंगे। जेडीयू जा रही है कांग्रेस के साथ? कहाँ, सवाल ही कहाँ था। आप लोग कोई विषय खड़ा कर रहे हैं, जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, हम लोग वहीं हैं। कल देखा मंच पर जब रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी साथ आए तो ऐसा लगा कि ये साथ कितना पुराना है, जबकि हम काफी समय से देखते हैं रामविलास पासवान पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कोसते रहे हैं। एक समय उन्हीं के नाम पर बीजेपी छोड़ी थी, तो क्या कहते हैं इस पर आप? अपॉर्चुनिज्म का क्लाइमेक्स है। रातों रात पलटी खा गए। हाँ, लोगों को मैंने 2-4 दिन भी नहीं लगा, एक रात पहले तक क्या बोल रहे थे। तो अब इसका जवाब जनता देगी। ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है, साख है, उसको बट्टा लगता है। मुझे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अली अनवर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जेडीयू और कांग्रेस के साथ आने की खबर कभी थी ही नहीं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कल मिले और रैली में साथ साथ शरीक हुए, उससे कहीं ना कहीं पार्टियों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा होता है। कैमरा पर्सन इमैनुअल और सहयोगी मोहित शुक्ला के साथ जितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। गुजरात में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस अब पदयात्रा का सहारा लेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 महीने बाद फिर गुजरात की यात्रा पर गए। कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने के लिए दक्षिण और मध्य गुजरात पर फोकस कर रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक में 4 से 11 मार्च तक राज्य की सभी 26 लोकसभा सीट पर निकाली जाने वाली पदयात्रा की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने हाल ही में बूथ समितियों के साथ मतदाता सूची के हर पेज के लिए प्रमुख बनाने की घोषणा की है। इसे कांग्रेस की पदयात्रा के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को गुजरात युवक कांग्रेस की विकास खोज यात्रा में आए थे। ठीक 2 महीने बाद उनका प्रदेश में यह दूसरा दौरा होगा। हरियाणा की विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय चौटाला ने राज्य के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई गंभीर आरोप लगाए। अभय चौटाला ने दावा किया कि सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2 पत्नियां हैं। उन्होंने दूसरी शादी 1992 में की थी। चौटाला के मुताबिक उनकी कथित दूसरी पत्नी कांग्रेस की कार्यकर्ता रह चुकी है। अभय चौटाला ने दावा किया कि महिला से हुड्डा का एक बेटा भी है जो 17 साल का है। ये परिवार उत्तराखंड के एक बड़े शहर में रहता है। चौटाला ने मांग की है कि हुड्डा महिला और उसके बेटे को उसका हक दे। अभय चौटाला ने दावा किया कि उनके पास इसका अदालती हलफनामा भी है, जिसमें देहरादून की रहने वाली शशि ने 13 दिसंबर 2013 को कोर्ट में नवंबर 1992 को हुए उनके विवाह को बहाल किए जाने की गुहार लगाई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूपी में चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिख रहा है। इलाज नहीं मिलने से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से झड़प को हड़ताल का कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने लगभग 2 दर्जन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया, जबकि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में डॉक्टरों ने तत्काल ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर में कामकाज बंद कर दिया। इस घटना की सूचना फैलते ही लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज समेत पीलीभीत, कन्नौज, इटावा और बुलंदशहर के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया। पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, हमारी सबसे चिंता है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और अभी तक जिनने हमला किया है उनके ऊपर मेडिकल प्रोफेशन एक्ट की धारा लगाई गई है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार उनको गिरफ्तार करे। और रात में जो वहाँ सिविल सर्जन थे उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया, उन्होंने डॉक्टर को आने से मजबूर किया, जाकर पोस्टमार्टम करे, उनको वहां से हटाए। वहीं गाजियाबाद के डॉक्टर्स ने भी कैंडल मार्च निकाला। बताया जा रहा है कि ये कैंडल मार्च गाजियाबाद के डॉक्टरों ने इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें डर है कि कानपुर जैसी घटना दोबारा उनके साथ भी ना घटे। इसके साथ ही डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कानपुर में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना भी हुई थी।
हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो पुलिस ने इतनी बेरहमी से उनको मारा पीटा है, उनको 24 बच्चों को उनके एमएलए के कहने पे पुलिस ने गुंडागर्दी की है और जो 24 बच्चे जेल में हैं, 2 का कुछ अता पता नहीं है, पुलिस उनको रिहा नहीं कर रही है, उन पे कितनी सारी धाराएं लगा के उनको जेल में बंद रखा हुआ है, कुछ खाने पीने को नहीं दे रहे, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। हम उसके अगेंस्ट आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली पर एक निजी समाचार चैनल की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पकड़ कमजोर होती जा रही है। दिल्ली में पिछले 1 महीने में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है। सर्वे के मुताबिक जनवरी 2014 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 48% वोट मिल रहे थे, लेकिन अब फरवरी के सर्वे के मुताबिक आपको 35% वोट मिलने का ही अनुमान है, यानी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 30 से 36% हो गया है। कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, बीजेपी को 2 से 4 सीटें और आपको 2 से 4 सीटें मिलने का ही अनुमान है। सर्वे में 50% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रेल भवन के सामने धरने पर नहीं बैठना चाहिए था। महाराष्ट्र में यूपीए को 16 से 22 सीटें, एनडीए को 23 से 29 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसा सर्वे बता रहा है। इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मनरेगा मनरेगा रोजगार गारंटी मनरेगा। 1 बरस में 100 दिन भाई रोजगार की गारंटी पाई। प्रतिदिन 214 रुपया स्वाभिमान से हुई कमाई। हरियाणा में मनरेगा के तहत 214 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मेहनत कश को मिलेगा काम, काम के मिलेंगे ऊंचे दाम। कितना बदल गया हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कांग्रेस से दूरी बढ़ने और बीजेपी से करीबी की खबर है। यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस और मुकेश अंबानी के बीच दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये शायद ही अब कभी दोस्त बन पाए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी सभाओं में बार बार मुकेश अंबानी के साथ कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। केजरीवाल ने सीएम रहते हुए अंबानी के अलावा कांग्रेस के 2 बड़े मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस रिश्ते को असली चोट साल 2011 के आसपास लगी, जब कांग्रेस ने यह मानना शुरू कर दिया कि रिलायंस अब नरेंद्र मोदी के करीब जा रही है। इसके अलावा बिजनेस लीडर्स के बारे में राहुल गांधी की एक खास सोच ने मुकेश अंबानी और कांग्रेस की दूरी और बढ़ा दी। ट्रेन का वेटिंग टिकट लेने वाले पैसेंजर्स को अब आरएसी या कंफर्म होते ही एसएमएस मिल जाएगा। अगर किसी पैसेंजर का टिकट अपग्रेड हुआ हो तो नया कोच और सीट नंबर एसएमएस के जरिए से मिल जाएगा। रेलवे ने इस मुफ्त एसएमएस सर्विस की शुरुआत सोमवार से शुरू कर दी। फिलहाल ये सुविधा उन पैसेंजर्स को मिलेगी जो इंटरनेट के जरिए टिकट खरीदते हैं।
और टिकट खरीदते वक्त अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराते हैं। काउंटर से टिकट लेने वालों को भी इस महीने के आखिर तक ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे में रोजाना लगभग 10 लाख टिकट बुक होते हैं। इनमें से 6 लाख ऑनलाइन और 4 लाख टिकट काउंटर से खरीदे जाते हैं। अब तक वेट लिस्ट में टिकट लेने वाले पैसेंजर्स को स्टेटस बार बार फोन या फिर एसएमएस से चेक करना पड़ता था, लेकिन पहला मैसेज तब मिलेगा जब टिकट वेट लिस्ट से आरएसी में आएगी। इसके बाद कंफर्म होने पर दूसरा एसएमएस मिलेगा। आखिर में जब कोच और सीट नंबर अलॉट हो जाएगा तो भी पैसेंजर्स को उसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी। भोपाल मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मंजूर आलम ने बीजेपी सरकार और मोदी दोनों को ही देश के लिए खतरा बताया। आलम ने आरएसएस और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सोच ही माइनॉरिटीज और गरीबों को दबाने की है। गुजरात में मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों का दिल जीत कर नहीं बल्कि उन्हें डरा धमकाकर बनवाई जाती है। कोई भी मुसलमान गुजरात की हुकूमत के सामने अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। खामोशी से अपना वोट दे दे ताकि उसकी जिंदगी इज्जत व आबरू, चुके हर आदमी जानता है कि हर खानदान में सबसे बड़ी चीज होती है उस घर के माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू, उसके बाद जान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और बेटी की बेदर्दी से हत्या कर दी। दरअसल आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते उसने इतना भयानक कदम उठा लिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई और मामलों का भी खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी के ऊपर मारपीट, हत्या का प्रयास जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज है। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स 4 साल बाद फिर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। 4 साल से पहले पायदान पर लगातार वो बरकरार रखे थे, लेकिन पिछली बार पहले पायदान पर मैक्सिको के दूरसंचार दिग्गज कार्लोस स्लिम बने हुए थे। फोर्ब्स ने सालाना अरबपतियों की एक लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक गेट्स की संपत्ति $9 अरब बढ़कर $76 अरब हो गई है। इस सूची में भारत के 56 अरबपति शामिल हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी $18.6 अरब की संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं। वो वैश्विक सूची में 40वें पायदान पर हैं। जयपुर में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार लूट का एक सनसनीखेज मामला अशोकनगर इलाके में सामने आया, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी को अपना निशाना बनाया और उसके 2.5 लाख रुपए लूटकर बदमाश यहां से निकलते बने। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़ित संजय अहिंसा सर्कल के HDFC बैंक के पास खड़ा था। तभी अचानक बाइक पर लुटेरे आए और बैग छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। HDFC बैंक से मैं पैसे लेके निकला, जरा सी आगे चला, 40 मीटर आगे, 50 मीटर आगे 2 मोटरसाइकिल पल्सर वाले आए और वो बैग छीन के झटके से भाग गए। 2.5 लाख रुपए थे उसमें, वो 2 मोटरसाइकिल वाले। घटना मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के शनि मंदिर की है, जहां कुछ दबंगों ने मंदिर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कुछ लोग मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसका विरोध करने पर इन लोगों ने मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की यह घटना मंदिर की CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मंदिर के पुजारी ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जुलूस निकल रहा था, मैंने भाई मंदिर का आदमी मंदिर में इज्जत से आओ, मंदिर का उन्होंने चप्पल बाहर उतार के आओ, तो उन्हें पीटना शुरू कर दिया, गिरा के। यहाँ भी मारा, सीने में चोट आई, मेरे काफी सिर में भी चोट आई है। उधम मचाते हुए दारू के नशे में थे, मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करी। बच्चे ने कहा चप्पल बाहर निकाल दो। चप्पल बाहर निकालने पे बच्चों को गाली बकी उन्होंने और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि उसकी सारी पसलियों में चोट है, सिर में चोट है, पूरी मंदिर की गरिमा को नष्ट कर दिया। गर्भगृह तक चप्पल और जूते लेकर चले गए वो। मेरा सरकार से कहना है, अगर 2 दिन के अंदर उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, 2 दिन के बाद मैं सत्याग्रह करूंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा।